बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर हनीफ है और हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीपीएससी लेक्चरर का टेस्ट जो 2017 में आया था। तो बगैर किसी ताखीर के टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ। इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये क्लोज लूप की फॉर्म में होती हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। और ये इन जनरल कॉन्सिक्वेंस है गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ चली जाती हैं और इसी तरह से लूप की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन देती है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वो पोलराइजेशन देती है। और जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड वो हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देती है, और परमेबिलिटी जो है वो हमारे पास जो है मीडियम का इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। प्रोटॉन मुश्तमिल होता है 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स के। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और न्यूट्रॉन जो है वो बनता है 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से। क्वेश्चन नंबर 4, अ लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज इट इज हाईली कोहेरेंट, प्लेन पोलराइज्ड, मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल। इन जनरल ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो लेजर लाइट की हैं, लेकिन क्योंकि फोकस्ड की बात की गई है तो फोकस्ड लाइट हमेशा उसी वक्त होगी जब आप लाइट को हाईली डायरेक्शनल जनरेट करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीट इंजन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। हीट इंजन स्टेटमेंट जो है ये इन जनरल प्लैंक केल्विन ने दी थी। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक क्लॉजिव स्टेटमेंट भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, लेकिन वो रेफ्रिजरेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कुलर पोलराइजेशन अकर्स एट। सर्कुलर पोलराइजेशन हासिल करने के लिए हम एक खास किस्म का जो है वो पोलराइजर यूज करते हैं जिसको हम क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। और उसमें अगर आप 45 डिग्री के साथ प्लेन पोलराइज बीम जो है वो सेंड करें तो उसके आउटपुट पे हमारे पास जो है वो सर्कुलर पोलराइजेशन जो है वो हासिल होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोज ब्लीडिंग एट हाई अल्टीट्यूड्स अकर ड्यू टू। जैसे जैसे हम जमीन की सरफेस से बुलंदी की तरफ जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है, और एक खास सर्टन हाइट के ऊपर जाकर वो इतना रिड्यूस हो जाता है बॉडी के इंटरनल प्रेशर के अगेंस्ट कि जो बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि जो ब्लड है वो बाहर की तरफ रश आउट करता है। और नोज जो है ये एक ऐसी ओपनिंग है जहां से जो है वो ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो भाई ए ऑप्शन है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर इनसाइड द बॉडी जो है वो ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुनासबत से, इस वजह से नोज जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज। टू कंसेक्टिव नोड्स और टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है भाई लैम्डा बाय 2। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बट अगर डिस्टेंस लिया जाए टू कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान तो देन हमारे पास जो है वो डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होगा, और ये इन जनरल स्पेसिफिकली स्टेशनरी वेव्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ प्रोटॉन कैप्चर न्यूट्रॉन इट मेक्स वन ड्यूट्रियन एंड अ गामा पार्टिकल। तो भाई जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिक्सअप होते हैं ड्यूट्रॉन बनाने के लिए तो इस फ्यूजन के अमल में गैमा रे एमिट आउट होता है और उसकी एनर्जी जो है वो नियरली 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ कार इज इक्वल टू। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी कार को रोकने के लिए जो आप काम करोगे वो असल में कार की काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर आएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कार को रोकने में जो हमारा काम है वो इक्विवेलेंट होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। इन जनरल ये जो काम हो रहा है ये अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है, यानी कि वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कार को रोकने में इस्तेमाल हो गई, और कार रुक किसके अगेंस्ट रही है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो ये जो इन जनरल वर्क डन टू स्टॉप द मोशन ऑफ कार है ये इन जनरल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, और ये किस तरह से आ रहा है? बाय द लॉस इन
काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, टू ब्लॉक्स ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m with capital M is greater than small m are connected by light string. The string passes over a frictionless pulley of negligible mass so that the blocks hang vertically. The blocks are released from rest. What is the acceleration of the block of mass m? ये जनरल एटवर्ड मशीन की बात हो रही है, और एटवर्ड मशीन में जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए या हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेम होता है, और उसे हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरह से कि हम दोनों के लिए जो है वो इक्वेशंस डिफाइन करेंगे, देन हम उन इक्वेशन से जो है कैलकुलेशंस करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, और वो हमारे पास आएगा भाई कैपिटल M माइनस M, यानी कि जो ग्रेटर मैस वाला पार्टिकल है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉल मैस वाले पार्टिकल के मैस को, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है G से, और देन डिवाइड कर देना है टोटल मैस से। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा जो हाफ एटवर्ड मशीन होती है, यानी कि ऐसी मशीन जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ हो और दूसरा जो है वो वर्टिकली हैंग हो, देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उस सिस्टम के लिए वो कैपिटल mg डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस M, यानी कि बी ऑप्शन होगी हाफ एटवर्ड मशीन के लिए, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा जो है वो वर्टिकल मूव कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12, मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू विच मैक्सवेल इक्वेशंस। तो भाई ये जो हमारे पास बी ऑप्शन में गाजीज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये गारंटी करता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ तक जाएंगी और क्लोज लूप में फ्लो करेंगी, तो जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन फोर्सेस कैन गिव द रिजल्टेंट ऑफ। अब भाई मैक्सिमम जो इन दोनों फोर्सेस का हो सकता है वो है हमारे पास 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन जो कि है जी 12 न्यूटन, और मिनिमम जो पॉसिबल है वो है इनका डिफरेंस लेके जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो 7 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, और वो इक्वल होगा 2 न्यूटन के, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इन दोनों से हम हासिल कर सकते हैं 12 न्यूटन, और मिनिमम पॉसिबल आंसर हम हासिल कर सकते हैं 2 न्यूटन। मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूं, और मिनिमम कब होगा जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूं। तो भाई आंसर जो है वो करेक्ट है जो कि 2 न्यूटन और 12 न्यूटन के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 10 न्यूटन, और सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC इज। इन जनरल हमारे पास क्यूबिक सिस्टम में 3 किस्म के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं। एक हमारे पास जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास जो है वो बॉडी सेंटर्ड है, एक हमारे पास जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। और अगर आप इन तीनों का मुआवजा करें तो सबसे ज्यादा पैकिंग जो है एटम्स की वो फेस सेंटर्ड के अंदर होती है, तो सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो लाजमी तौर पे फेस सेंटर्ड की होगी, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास होती है जी 0.74। और अगर आप बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो उसकी उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.68 है, क्योंकि उसमें जो पैकिंग है वो जरा रिड्यूस हो जाती है, एटम्स जो है वो एक से ज्यादा वे हैं, एटम की जो पैकिंग है वो उसमें कम है, और सबसे कम जो पैकिंग है वो सिंपल क्यूबिक के अंदर है, और उसकी वैल्यू हमारे पास 0.52 है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कलर हैज मोर रेजोल्यूशन इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इन जनरल रेजोल्यूशन ज्यादा होती है ऐसी लाइट के लिए जिसकी वेवलेंथ कम से कम हो। जितनी वेवलेंथ कम होगी रेजोल्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ज्यादा आएगी, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है रिजॉल्विंग पावर का वो है जी हमारे पास d डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो फिर हम कह सकते हैं जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, तो वो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर की है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स और गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ। इन जनरल एक्स और गेट बनता है 2 नॉट गेट से, 2 एंड गेट से और 1 और गेट से। तो इन जनरल हमारे पास फिर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी ऑप्शन, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से जो है वो हम एक्स और गेट को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। इन जनरल सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार एक ही पॉइंट से गुजरता है, तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, जिसकी वजह से वर्क डन जो है
वो जीरो होता है। और इसको हम कुछ इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रेडियल एक्ट करती है और रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो देन हमारे पास वर्क डन जो है वो जीरो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होने की वजह से। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। Question number 18. Magnetic force on a charged particle is maximum when angle between velocity and magnetic field is. In general जो force किसी charged particle पे act करती है जब वो velocity v के साथ magnetic field b में move करता है, वो relation है हमारे पास F is equal to Q v cross b। और अगर आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करो तो हमारे पास आ जाएगा जी मैग्नीट्यूड फोर्स की Q v b साइन ऑफ थीटा। और थीटा जो है वो एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, और यहाँ पर साइन थीटा है, तो अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो हमारी फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 19. क्वांटा फॉर वाइब्रेशन इन सॉलिड लेटिस इज नोन एज। सॉलिड लेटिस में हमारे पास जो वाइब्रेशंस का क्वांटा है वो इन जनरल फोनोन्स हैं, तो भाई हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20. रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद टाइम रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज लीनियरली, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। इन जनरल रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो डिके होते चले जाते हैं। तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिके है उसका एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व अपीयर होता है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से नंबर ऑफ एटम्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होते चले जाते हैं। Question 21. The armature current in DC motor is maximum when the motor has just started. In general, armature current की जो वैल्यू है हमारे पास डीसी मोटर के लिए वो है जी I is equal to V minus epsilon divided by R। यहाँ पे epsilon जो है वो इंड्यूस ईएमएफ है जो मोटर की रोटेशन से जनरेट होती है, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये नेट करंट को कम करने का सबब बनती है। तो अगर स्टार्ट पे लिया जाए तो जब मोटर जस्ट स्टार्ट हुई है तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास देन जीरो होगी, तो जो नेट ईएमएफ है वो सिर्फ v के इक्वल होगी, तो उस वक्त हमारे पास करंट जो है वो मोटर में मैक्सिमम होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मोटर जो है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, एप्सिलॉन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास करंट जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा जब मोटर जस्ट स्टार्ट होगी, देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22. मास इज सेम क्वांटिटी एज इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसकी इनर्शिया को कोरिस्पॉन्ड करता है, और इन जनरल ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि मास इनर्शिया को कोरिस्पॉन्ड करता है, साइज इनर्शिया को कोरिस्पॉन्ड नहीं करता। साइज ज्यादा है इसका कतन ये मतलब नहीं है कि उसका मास भी ज्यादा होगा, इसलिए आपने खास ख्याल रखना है कि बड़े साइज के अकॉर्डिंगली कभी इनर्शिया डिफाइन नहीं होगा। क्वेश्चन 23. इन विंटर पाइप्स बर्स्ट बिकॉज। इन जनरल सर्दियों में पाइप्स वाटर की जो एनोमलस एक्सपेंशन है उसकी वजह से बर्स्ट कर जाते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इन जनरल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वाटर जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, जबकि पाइप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यहां तक के पाइप जो है बर्स्ट हो जाता है। और ये इन जनरल वाटर की एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से है। वाटर को अगर आप ठंडा करें तो वो कंट्रैक्ट होना शुरू करता है, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये कंट्रैक्शन चलती चली जाती है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे चलते हैं तो वाटर जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो फुली एक्सपैंड कर चुका होता है। और वाटर की ये जो एनोमलस एक्टिविटी है ये नेचर में उसकी बहुत ही खूबसूरत फीचर के तौर पर है। क्वेश्चन नंबर 24. मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन जनरल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है कि किस तरह से हम थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 25 है, if in Young's double slit experiment the distance between the two slits is half and the distance between the slit and the screen is doubled, then the fringe width will become, fringe width जो है जो कि in general delta y है वो हमारे पास इक्वल होता है lambda into L divided by D। lambda हमारे पास वेवलेंथ है, L जो है वो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस है, और D जो है वो हमारे पास स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है।
और अगर आप डी को हाफ कर रहे हो और एल को डबल कर रहे हो तो हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इन जनरल 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू। मॉडरेटर को हम इस्तेमाल करते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो फिशन रिएक्शन हो रहा है उसमें जो जनरेट होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने के लिए हमें जो न्यूट्रॉन्स रिक्वायर है उनकी स्पीड कम होनी चाहिए ताकि वो फिशन रिएक्शन को करवा सकें बाय यूजिंग यूरेनियम 235। तो हम मॉडरेटर को यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनमें हम यूरेनियम 238 को यूज करते हैं उन्हें फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहा जाता है और उसमें किसी मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 27, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज Q नॉट इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q इज। इन जनरल आपने Q की फील्ड निकालनी है जो कि इक्वल होगी KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर के, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगर आप बाय यूजिंग फोर्स इसको कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स पर यूनिट चार्ज में जब आप कूलम्स फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर बच जाएगा। क्वेश्चन 28, रेड लाइट डिस्पर्स लीस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वेवलेंथ। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इन जनरल डिस्पर्शन का फिनोमेना अकर करता है आफ्टर रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है और इस स्प्लिटिंग को हम जो है वो डिस्पर्शन कहते हैं। अब रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो लेस रिफ्रैक्ट होती है और लेस रिफ्रैक्ट होगी तो उसकी डिस्पर्शन जो है वो कम होती है, जबकि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होती हैं और जितना ज्यादा रिफ्रैक्ट होंगी उतनी ज्यादा डिस्पर्स होंगी, फैलती चली जाएंगी। तो यहां पर हमारे पास जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डिस्पर्शन को रिस्पॉन्ड करती है वेवलेंथ को। जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी लेस डिस्पर्शन है, जितनी कम वेवलेंथ है उतनी ज्यादा डिस्पर्शन है। क्वेश्चन 29, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी नो चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इनमें किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 30, फोटोडायोड वर्क्स ऑन। फोटोडायोड एक स्पेशली डिजाइन डायोड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं लाइट की डिटेक्शन के लिए और ये काम करता है रिवर्स बायस कंडीशन में, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 31, विच वेव कैन नॉट बी पोलराइज। ट्रांसफर वेव्स पोलराइज हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होती। साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 32, इन द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी द यूनिट ऑफ आर इज। इन जनरल जो पीवी है उसका यूनिट हमारे पास जूल है, एन का यूनिट मोल है, आर जो है उसका यूनिट हमने फाइंड आउट करना है और टी जो है उसे हम ऐसे यूनिट्स में केल्विन से डिफाइन करते हैं, तो आर का यूनिट हमारे पास आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 33, मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर इज। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर है, ये बहुत फास्टली काउंटिंग करता है और फास्टली हमें रिजल्ट देता है और ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है जिन्हें बाकी डिटेक्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 34, नियर साइटेडनेस कैन बी क्योर्ड बाय। इन जनरल नियर साइटेडनेस में लाइट रेज जो आईज के लेंसेज से एंटर होती हैं वो रेटिना पर फोकस नहीं होती बल्कि उससे पहले फोकस हो जाती हैं और वो जो आई है वो इमेज नहीं बना सकती प्रॉपर, तो इमेज को प्रॉपर रेटिना पर ले जाने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, यानी कि कनकेव लेंस यूज करते हैं जो कि लाइट को थोड़ा डाइवर्ज करता है इस तरह से कि लाइट जो है वो प्रॉपर रेटिना पर फोकस हो सके ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम विजुलाइज कर सकें प्रॉपरली, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि समहाउ हम डाइवर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो नियर साइटेडनेस को क्योर कर सकते हैं। और फार साइटेडनेस के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस को यूज करते हैं, यानी कि देन हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं क्योंकि उसमें इमेज जो है वो रेटिना से अवे बनता है और यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस हम जो है उसे रेटिना पर फोकस करते हैं, तो फार साइटेडनेस के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस को यूज करते हैं और नियर साइटेडनेस के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस को यूज करते हैं।
क्वेश्चन 35, हाइड्रोलिक जैक इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक जैक इन जनरल पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, जिसमें हम स्मॉल एरिया पे स्मॉल फोर्स लगाकर लार्जर एरिया पे लार्जर फोर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो प्रेशर है वो किसी भी फ्लूइड के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 36, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर इज जीरो एट। होलो चार्ज स्फीयर के इंटीरियर में फील्ड जीरो होती है अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, क्योंकि इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है, और जहां चार्ज नहीं है वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होगा, और देन हम अगर उसके इंटीरियर में फील्ड कैलकुलेट करें तो वो भी हमारे पास जी जीरो होती है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 37, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। दो वायर्स जो कि पैरेलल रखी गई हैं उनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर दो वायर्स जो कि पैरेलल रखी गई हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्वेश्चन 38, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट एम्पलीट्यूड्स इक्वल टू ए एंड 2a traveling in the same direction superimpose out of phase, the resultant amplitude will be। इन जनरल सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन यानी कि इंटरफेरेंस हो रही है, और इंटरफेरेंस भी कौन सी हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि ये दोनों वेव्स जो है ये आउट ऑफ फेस मिल रही हैं। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो नेट एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस से आएगा। तो 2a माइनस a जो है वो हमारे पास इक्वल होगा a के, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 39, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिजेंबल्स। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो रिजेंबल करता है कूलम्स लॉ से, कि जी अगर हमारे पास न्यूटन्स लॉ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो हमारे पास कूलम्स लॉ है F इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ जो है वो मैसेज के लिए है, और कूलम्स लॉ जो है वो हमारे पास चार्जेस के लिए है। बट न्यूटन्स लॉ जो है वो जस्ट अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो कूलम्स लॉ है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। क्वेश्चन 40, चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। चेंज इन मोमेंटम यानी कि इंपल्स डिपेंड करती है मास पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 41, when magnetic field has an equal and anti-parallel arrangement of spin orbit field, it is called फेरीमैग्नेटिज्म। फेरो में इक्वल और पैरेलल अरेंजमेंट होती है, फेरी में अनइक्वल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होती है, एंटी फेरी मैग्नेटिज्म में इक्वल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होती है, जबकि पैरामैग्नेटिज्म में मिक्स बिहेवियर होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 42, if omega is 4 omega naught, the value of rotational inertia becomes, according to law of conservation of angular momentum हमारे पास I ओमेगा बराबर होगा I नॉट ओमेगा नॉट के, और अगर आप ओमेगा की वैल्यू लगा देते हैं कि जी ओमेगा 4 टाइम जो है वो इंक्रीज कर गया है, तो डेफिनेटली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 43, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005307 आर। इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, फर्स्ट 3 जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मिड वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 44, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो हमारे पास रेडियस हो गया, तो ए टेंजेंशियल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 45, probability of position of a single particle in infinite potential well having length from 0 to 2 is, in general एक पार्टिकल की बात की जा रही है और वो जो हमारे पास टोटल लेंथ है पोटेंशियल वेल की उसमें एग्जिस्ट करता है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो उस पार्टिकल की उस कंप्लीट रीजन में लाई करने की वो लाजमी तौर पे 1 होगी। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि उस पूरे रीजन में तो वो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। अगर डेफिनेट कहा जाता कि लेंथ जो है वो 0 से 2 है, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 0 से 1 तक, देन तो कैलकुलेशंस हम कर सकते थे, लेकिन अब तो होल रीजन में तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा,
तो प्रोबेबिलिटी उसकी जो है वो 100% यानी कि 1 होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 46, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस आर। हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उसमें हमारे पास जो है टोटल 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड सो ऑन। बाकी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 47, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड